नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पे। उम्मीद करता हूं कि कल ईद आप लोगों की बहुत अच्छी मनी होगी। हमने भी ईद मनाई, इसलिए कल हमारा ऑफिस बंद था। आज जो सुबह सुबह खबर आई है वो खबर आई है डिमोना और अराद से। डिमोना और अराद आप जानते हैं, ये न्यूक्लियर सिटीज हैं इजराइल की। यहां पर जबरदस्त हमला हुआ है। इस पर मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा कि यह हमला क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके आगे क्या क्या हो सकता है। लेकिन सबसे पहले बात डिएगो गार्सिया की। कल मैंने देखा पूरा सोशल मीडिया से लेकर और न्यूज तक, टीवी चैनल तक, सारों ने एक ही शोर मचाया हुआ था कि ईरान ने डिएगो गार्सिया पर हमला किया और हमला असफल रहा। अब यह इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि 4000 किलोमीटर लगभग है डिएगो गार्सिया, जबकि ईरान हमेशा कहता रहा है कि 2000 किलोमीटर से ज्यादा उसने मिसाइल नहीं बनाई है, क्योंकि उसके पूरे बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का एक ही वजह है, एक ही कारण है, आत्मरक्षा, खुद को बचाना। ईरान की अपने देश को बचाने के लिए सारी मिसाइल प्रोग्रामिंग है। 4000 किलोमीटर उसने नहीं बनाई है। अब जब ये 4000 किलोमीटर की खबर आई तो भाई लोग कहने लगे अब तो ब्रिटेन भी पहुंच जाएगी, फ्रांस भी पहुंच जाएगी, यहां पहुंच जाएगी, वहां पहुंच जाएगी, और पूरा एक तमाशा मचाया गया सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक में। मैंने इस खबर की तलाश करनी शुरू की और जब मैंने देखा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे अखबारों को ज़ायनिस्टों का मुखपत्र मानता हूं, कि ज़ायनिस्ट इन अखबारों को अपने तरीके से चलाते हैं, तभी मेरे दिमाग में एक खलल पड़ गया था कि नहीं, यह खबर सही हो यह बहुत जरूरी नहीं है। और आप देखिए, शाम होते होते ईरान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। इकोनॉमिक टाइम्स से लेकर और सारी जगहों पर यह खबर आई, ईरान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि यह मिसाइल हमने नहीं फेंकी थी। डिएगो गार्सिया में जो मिसाइल गई है, जो ब्रिटिश बेस भी कैसे है, डिएगो गार्सिया में जो लोग रहते थे उन सब लोगों को 1970s में ब्रिटेन ने बाहर कर दिया। वो आज तक अपने मुल्क में अपनी जमीन पर वापस आने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ब्रिटेन और अमेरिका ने सारी दुनिया में ऐसे ही जमीनें कब्जा की हैं। खैर, वो कहानी फिर कभी। वहां इजाजत मिली है अमेरिका को कि वहां से हमला कर सकता है, उसका इस्तेमाल कर सकता है, रिफ्यूलिंग कर सकता है वो ब्रिटेन की। ईरान ने बहुत क्लियर किया है कि हमने वहां कोई हमला नहीं किया, इट वॉज अ फॉल्स फ्लैग, किसी और ने हमला किया। और तब मेरी घंटी बजी, तब मेरे समझ में आया कि इसके पीछे पूरा खेल क्या है। इसके पीछे पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ ईरान को बदनाम करने का है। असल में आप जानते हैं कि ट्रंप हो या नेतन्याहू हो, ये लगातार यूरोप के मुल्कों से हाथ जोड़ रहे हैं कि भैया तुम जंग में शामिल हो जाओ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने में शामिल हो जाओ, अपनी जहाजें भेजो वहां पर। और यूरोप और दीगर मुल्क मना कर रहे हैं। खबर आ रही है कि 22 मुल्कों ने एक टीम बनाई है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली कराएगी, वहां से रास्ता निकले इसके लिए काम करेगी। लेकिन उनमें से किसी ने जंगी जहाज भेजने का वादा नहीं किया है, बल्कि मना किया है कि हम कोई जंगी जहाज नहीं भेजेंगे। ऐसे में पूरे यूरोप और अमेरिका में यह फॉल्स फ्लैग करके उनको यह कहा गया कि देखो तुम्हारे ऊपर भी खतरा है, तुम्हें भी दिक्कत हो सकती है। ईरान ब्रिटेन पर भी हमला कर सकता है, फ्रांस पर भी हमला कर सकता है, यहां हमला कर सकता है, वहां हमला कर सकता है। लोगों ने नक्शा बनाकर आधे इंडिया को शामिल कर लिया। कई लोग कहने लगे देखो ईरान इंडिया पर भी हमला कर सकता है। ईरान को बदनाम करने के लिए डिएगो गार्सिया की पूरी खबर चलाई गई। ईरान ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि इट वॉज अ फॉल्स फ्लैग। ईरान का कोई रोल नहीं था डिएगो गार्सिया पर मिसाइल फेंकने में। और आप देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल की पूरी खबर उठाकर देखिए, कुछ भी डिटेलिंग नहीं की गई है। कहां से चला, कहां गिरा, कैसे हुआ, टाइमिंग क्या थी, कुछ भी डिटेलिंग नहीं की गई है। एक खबर चला दी गई सिर्फ और सिर्फ ईरान को बदनाम करने की। और आप देखिए कि ढेर सारे पढ़े लिखे समझदार लोग भी इस खबर को लेकर उड़ने लगे। उनके समझ में यह नहीं आया कि ईरान को बदनाम करने के लिए यह खेल चल रहा है। उनको लगा कि ईरान की ताकत बढ़ाकर बताना बेहतर है। असल में ईरान एक बहुत पिकुलियर पोजीशन में है। और यह भी मैं आपको बता चुका हूं कि आयतुल्लाह अली खामनेई ने बाकायदा यह ताकीद की थी कि 2000 किलोमीटर से ऊपर की मिसाइल नहीं बनाना है। 2000 किलोमीटर हमें खुद को बचाने के लिए काफी है। और इसीलिए ईरान ने 2000 किलोमीटर से ऊपर की मिसाइलें नहीं बनाई हैं। इस बात को समझना चाहिए, खासतौर पे जो लोग वार रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनको इस बात को समझना चाहिए
कि ऐसी खबरें जो पश्चिम की मीडिया, जिसको मैं अमेरिका और इजराइल की गोदी मीडिया कहता हूं, वो जब ऐसी खबरें लेकर आए तो एक बार जांच कर लेना चाहिए कि यह खबर सही है, गलत है या फिर फॉल्स फ्लैग है। अब आते हैं डिमोना और अराद पर। देखिए, डिमोना और अराद को समझना बहुत जरूरी है अगर आपको यह समझना है कि ईरान ने क्यों हमला किया। सब जानते हैं कि नतांज पर हमला करने का दावा किया अमेरिका और इजराइल ने। नतांज जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उस पर हमला करने का दावा किया इन लोगों ने, इजराइल और अमेरिका ने। उसके तुरंत बाद यह हमला हुआ है डिमोना और अराद पर। और डिमोना और अराद पर जब हमला होता है तो यह बाकी हमलों से काफी अलग है, क्योंकि इजराइल के अंदर अगर सबसे ज्यादा सिक्योर किसी को किया गया है तो वो डिमोना को किया गया है, क्योंकि डिमोना पर न्यूक्लियर प्लांट है। और मैं आपको बताऊं, डिमोना के न्यूक्लियर प्लांट पर आज तक कोई पहुंच नहीं सका है इजराइल के बाहर का। कल मैंने देखा इस हमले के बाद आईएईए ने तुरंत एक बयान जारी कर दिया। मेरा मन किया कि आईएईए से सवाल पूछूं कि भैया, तुम ईरान में तो जाकर देख चुके हो, वहां का न्यूक्लियर प्रोग्राम देख चुके हो कि वो बम नहीं बना रहे हैं, लेकिन नतांज पर हमला हुआ तो तुम खामोश बैठे हुए थे। जो ही डिमोना पर हमला हुआ क्यों ही तुमने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, जहां तुमको पैर रखने की भी इजाजत नहीं है। ग्रॉसी, जो ईरान में एटॉमिक सेंटर का निरीक्षण कर रहा था और जानकारियां इजराइल को पहुंचा रहा था, वो ग्रॉसी इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर प्लांट के अंदर जा भी नहीं सकता। अब यह सवाल कि क्या डिमोना न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ, नोट कीजिए, डिमोना न्यूक्लियर प्लांट पर हमला नहीं हुआ है। अगर कोई आपको बताता है कि डिमोना न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ है तो यह गलत है। डिमोना न्यूक्लियर प्लांट के करीब और अरद शहर जो पास में है उस पर हमला हुआ है। क्यों हमला हुआ है? यह हमला इसलिए हुआ है कि आपको याद होगा, ईरान पर जब पहला हमला हुआ था 12 रोजा जंग में, तो सबसे ज्यादा शिकार किसको बनाया गया था? साइंटिस्टों को बनाया गया था। ईरान के कई सीनियर साइंटिस्ट को मार दिया गया था ताकि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्टर्ब किया जा सके। कल भी मेरा अपना मानना है, मेरी समझ जो है वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ही निशाना बनाया गया है। डिमोना शहर से बाहर है और डिमोना शहर में और अरद के अंदर न्यूक्लियर साइंटिस्ट रहते हैं जो डिमोना न्यूक्लियर प्लांट में काम करते हैं। अगर डिमोना न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ होता और डिमोना न्यूक्लियर प्लांट का नुकसान पहुंचा होता तो रेडिएशन शुरू हो गया होता, जिसकी रिपोर्टिंग अभी तक आ गई होती। चूंकि रेडिएशन शुरू नहीं हुआ है इसलिए क्लियर है कि डिमोना न्यूक्लियर प्लांट को निशाना नहीं बनाया है ईरान ने। अब मैंने आपसे कहा कि डिमोना पर यह हमला बेहद इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि डिमोना वाले हमले के तुरंत बाद आईडीएफ का, जो इजराइल की सेना है, इजराइल डिफेंस फोर्स, उसका बयान आता है कि हम इस बात की जांच कराएंगे कि यह इंटरसेप्ट क्यों नहीं हो सका। अब आप देखिए, बीसीओ मिसाइल ईरान की ऐसी गिर चुकी हैं जो इंटरसेप्ट नहीं हुई हैं, लेकिन बयान डिमोना को लेकर आया क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इजराइल के अंदर भी सबसे ज्यादा सुरक्षा किसी की है, सबसे ज्यादा हिफाजत किसी की है, सबसे ज्यादा जिसको छुपा के रखा गया है वो है डिमोना और अरद का इलाका। वहां पर आयरन डोम लगा हुआ है, जिसके बारे में कहता हूं कि आयरन मोम बन चुका है वो। वहां पर थाड लगा हुआ है और उसको पूरी तरह से सेफ करके रखा था इजराइल ने। लेकिन कल ईरान की मिसाइलों ने यह सारी सुरक्षा, यह सारी हिफाजत भेद दी और सीधे जमीन तक पहुंचे इनके सारे इंटरसेप्टर बेकार हो गए। तो ईरान का जो डिमोना और अरद पर हमला है उसमें सबसे बड़ी बात है कि ईरानी मिसाइलें जरा सी भी इंटरसेप्ट नहीं हो सकी। इसका मतलब है कि पहले जो खबर आ रही थी और अमेरिकी अखबारों में ही आई थी कि इजराइल के पास लगातार खत्म हो रहे हैं इंटरसेप्टर्स, वो खबर काफी हद तक सही है। सबसे ज्यादा जहां हिफाजत थी उस डिमोना और अरद में, अगर ईरान की मिसाइलें सीधे जमीन पर वार कर रही हैं, सीधे अपने निशानों पर लग रही हैं, इसका मतलब कि उनके कोई इंटरसेप्टर काम नहीं कर रहा। और आप देखिए कितना मजेदार है, इसके तुरंत बाद इजराइल में रोना गाना मचता है। इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री बयान जारी करती है कि हमारे सिविलियन इलाके पर, हमारे नागरिकों पर हमला हो गया। 12 रोजा जंग में जिन साइंटिस्टों को मारा गया था, क्या वो नागरिक नहीं थे?
क्या गजा के अंदर 72,000 से ज्यादा लोगों को जो मारा गया और अब भी मारा जा रहा है वो नागरिक नहीं थे? क्या लेबनान में बेरूत में जो घर गिराए जा रहे हैं, लोगों को गांव छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है, क्या वो नागरिक नहीं थे? यमन में बम गिराकर जो सैकड़ों लोगों को मार दिया गया, क्या वो नागरिक नहीं थे? जब तुम खुद नागरिकों को मारते हो, तुमने ही यह परंपरा शुरू की है नागरिकों को मारने की, और अब ईरान भी अगर वही काम कर रहा है तो तुम्हें कोई दर्द नहीं होना चाहिए। यह तो इजराइल ने ही दुनिया को सिखाया है नागरिकों को मारना। कभी भी युद्ध में नागरिकों को मारना युद्ध अपराध होता है, और मैं चाहे ईरान करे चाहे इजराइल, कभी नहीं चाहूंगा कि कोई आम शहरी किसी हमले का शिकार बने। लेकिन इजराइल को यह शिकायत करने का बिल्कुल हक नहीं है, क्योंकि इस पूरे दौर में जितने आम शहरियों को इजराइल ने मारा है उतना तो कोई और मार भी नहीं सकता। और एक बात याद रखिएगा, यह खबर मैंने आपको दी थी, शायद जो रेगुलर देखते हैं उनको याद हो। ईरान के एक जनरल ने कहा था कि रमजान का महीना चल रहा था और रमजान के महीने में लोगों को मारना गलत है, इसीलिए अभी तक हम ऐसे निशाने लगा रहे थे जिसमें लोग शिकार ना हो। लेकिन अब रमजान बीत गया है, अगर वो हमारे लोगों को मारेंगे तो हम भी पलटकर हमला करेंगे। और याद रखिए कि यह हमला जो हुआ है वो इजराइल के बेहद स्ट्रेटेजिक इलाके में हुआ है, जहां उसका न्यूक्लियर प्लांट है, और ईरान ने यह इशारा किया है कि अगर तुम हमारा न्यूक्लियर प्लांट डैमेज करोगे तो कल को हम तुम्हारे डिमोना न्यूक्लियर प्लांट को भी उड़ा सकते हैं। यह खबर सीधे सीधे इजराइल के कान में दे दी गई है। इसके अलावा ईरान के पावर प्लांट्स पर लगातार हमला हुआ है। ईरान ने बाकायदा एक लिस्ट जारी की है। हाइफा के ऊपर तो हमला हुआ ही है, और हाइफा से तो जबरदस्त आग की खबर आई है। किसी ने कल आग की खबर लगाई थी तो लोगों ने कहा झूठी है, तो फिर किसी ने ग्रोक से पूछ लिया, ग्रोक ने कहा नहीं भाई, ये तो हाइफा की ही पोस्ट है, हाइफा में वाकई आग लगी हुई है। तो हाइफा की रिफाइनरी तो जली ही है, वहां तो जबरदस्त आग लगी है और तेहरान का बदला, फार्स का बदला लिया गया है। इसके अलावा अभी कई बाकी हैं। एश्केलान है, एश्केलान के अंदर रिफाइनरी भी है और पावर हाउस भी है। आशोद है, आशोद के अंदर पावर हाउस है। तमार है, तमार के अंदर पावर हाउस है। इसके अलावा राटेम है, नगेव है जहां पर सोलर पैनल्स बनते हैं, सोलर एनर्जी के लिए नगेव में काम होता है। इसके अलावा अगर समंदर के अंदर आप देखेंगे तो लेविथान है, करिश है, इन सब जगहों से ऑयल रिफाइनरीज हैं। और ईरान ने कहा है कि अगर अगले हमले होते हैं तो हम पलटकर इन पर हमला करेंगे। अब इस हमले के बाद, डिमोना वाले हमले के बाद ट्रंप का जो बयान आया है वो देखिए आप। ट्रंप ये कहते हैं कि 48 घंटे के अंदर अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से नहीं खोल दिया गया तो ईरान के सारे पावर प्लांट्स को हम जला देंगे। पहली बात तो यह कि पावर प्लांट्स पर हमला करना यूएन के हिसाब से भी, आईसीसी के हिसाब से भी, हालांकि अमेरिका आईसीसी का मेंबर नहीं है, आईसीसी के हिसाब से भी और अमेरिकी कानून के हिसाब से भी अपराध है, और इस काम के लिए उसके खिलाफ इंपीचमेंट हो सकता है। दूसरी बात, आप उसके बयानात देख लीजिए, केवल कल के बयानात मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। 3:40 पर वो कहता है कि मुझे सीज फायर नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता ईरान के साथ सीज फायर, आई डोंट वांट सीज फायर विद ईरान। 2 घंटे भी नहीं बीते, 5:15 पे वो कहता है कंसिडरिंग वाइंड डाउन दिस ऑपरेशन, यानी ये जो पूरा ऑपरेशन चल रहा है इसको मैं खत्म करने के बारे में सोच रहा हूं। 2 बजे एक्जियास पर एक आर्टिकल आता है और उस आर्टिकल में यह कहता है, बराक राविट कहता है कि अमेरिका समझौते सीज फायर की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि उस आर्टिकल में यह कहा जाता है कि जो शर्तें उस समय मानी थी ईरान ने, कुछ मानी थी और कुछ नहीं मानी थी जब बातचीत चल रही थी जेनेवा के अंदर, जिसमें था कि एटॉमिक पूरी तरह से जीरो कर देंगे, हम जीरो इनरिचमेंट पर लेके आएंगे, और अमेरिका कह रहा था बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बनाएंगे, फलाना ढिमकाना, जो 4-5 शर्तें अमेरिका ने रखी थी वो शर्तें ईरान से मनवाई जाएंगी और जंग खत्म कर दिया जाएगा। मैंने पूछा, किसी ने लिखा था, मेरे ख्याल से मेरे मित्र अंशुमान जी ने लिखा था, तो मैंने उस पर पूछा कि ईरान ये शर्तें क्यों मानेगा। ईरान तो अपनी तरफ से शर्तें रख रहा है। ईरान ने साफ शर्त रखी है कि जंग पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। कौन मुआवजा देगा तुम तय कर लो। यूनाइटेड नेशन में कह चुका है कि यूएई से हमको मुआवजा दिलाइए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल करेगा, $2 मिलियन वसूलेगा जितनी भी जहाजें वहां से जाएंगी। और इसके अलावा कल तो यहां तक बात चली
कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मांगेगा, अपने लिए वीटो पावर मांगेगा ईरान अपने लिए। जाहिर सी बात है कि ईरान अब जब जंग खत्म होगी, अगर कभी खत्म होगी, तो अपनी शर्तों पर खत्म करेगा, आपके सामने झुकेगा नहीं। आप तो गाना गाते रहिए, ईरान की एयरफोर्स खत्म हो गई, नेवी खत्म हो गई, मिसाइल क्षमता खत्म हो गई, आप ये गाना गाते रहिए। आप ये गाना गाते हैं और उसके कुछ वक्त बाद मिसाइल चलती है और सीधे डिमोना और अरद में उतरती है, जहां कहा जा रहा है 100 से ज्यादा लोग घायल हैं और 4 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। यह खबर इजराइल के अखबार दे रहे हैं। तो खैर, ट्रंप इन सारे बयानों के बाद फिर एक बयान देता है, जो मैंने आपको बताया। इतने बयान बदल गए, आप देखिए, एक दिन में 3 बार बयान बदल गया और फिर चौथी बार बदला कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अगर पूरी तरह से खाली नहीं होगी तो हम पावर प्लांट्स उड़ा देंगे। ईरान ने तुरंत पलट कर कहा है कि अगर हमारे पावर प्लांट पर हमला हुआ तो याद रखिएगा, मिडिल ईस्ट के सारे पावर प्लांट्स हम उड़ा देंगे। अब आप तमाशा देखिए, लास्ट टाइम फार्स पर हमला हुआ और उसके बाद अमेरिका कहता है कि हमने तो मना किया था, हम उस हमले में शामिल नहीं थे, इजराइल ने हमला कर दिया। इजराइल कहता है सॉरी, अमेरिका को हमने बताया नहीं था, आगे से हम हमला नहीं करेंगे। ये नाटक खेला जाता है, मैंने आपसे कहा था ये भी नाटक है। दोनों मिलजुल कर ये सारा तमाशा कर रहे हैं। ये नाटक इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मिडिल ईस्ट के मुल्क शिकायत कर रहे हैं कि भैया अगर तुम उनको छेड़ोगे तो सारा तेल, गैस, हीलियम सब खत्म हो जाएगा, तुम्हारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी और हमारा तो वजूद खत्म हो जाएगा। तो मिडिल ईस्ट के देशों के शिकायत के बाद वो तमाशा किया गया और अब फिर कह रहा है, ट्रंप कह रहा है, पहले कह रहा था, इसका एक और बयान था कल का, परसों का बयान था, जिसमें वो कहता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की हमें जरूरत ही नहीं है, हम तो उधर से जाते ही नहीं है। और अब कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अगर नहीं खोला जाएगा तो हम ईरान के पावर प्लांट पर हमला करेंगे। और अगर ईरान के पावर प्लांट पर हमला हुआ तो ईरान ने बिल्कुल क्लियर कहा हुआ है कि मिडिल ईस्ट के साथ साथ, मतलब अरब मुल्कों के साथ साथ, जीसीसी मुल्कों के साथ साथ जो इजराइल के पावर प्लांट्स हैं, जिनका एक लिस्ट मैंने आपको दिखाया था, उन पर भी हम हमला करेंगे और पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मचा देंगे। अब देखना है 48 घंटे में कितने और बयान देता है ट्रंप, क्या क्या और बदलता है। लेकिन एक बात तो समझ में आ रही है कि अमेरिका में अब प्रेशर पड़ने लगा है कि किसी तरह से इस जंग से बाहर निकलो। और एक सूरत यह हो सकती है कि अमेरिका इस जंग से बाहर निकल जाए और इजराइल इस जंग को चलाता रहे। और अगर ऐसा होता है तो आपको वो सीन देखने को मिलेंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अभी भी इजराइल के अंदर इतने सेंसर के बावजूद इतनी तस्वीरें बाहर आ रही हैं कि आप पागल हो जाएं देखकर कि क्या हो रहा है वहां पर। तेल अवीव से एक लड़के का वीडियो था, बहुत छोटा सा वीडियो था, इसलिए मैंने लगाया नहीं कि पता नहीं सही है कि गलत, लेकिन उस वीडियो में उसने ये कहा कि हजारों सैनिक मारे गए हैं। कल की जो खबर है, शुरुआत यहां से हुई कि 12 लोग घायल हुए। पहली खबर जो आई 12 लोग घायल हुए, मैं जगा हुआ था, मैं देख रहा था। फिर खबर आई 20 लोग घायल हुए, फिर 30 की खबर आई और अब यह आ रहा है कि 100 के आसपास लोग घायल हुए हैं। कितने असल में घायल हुए हैं और उसमें से कितने मारे गए हैं कोई नहीं जानता। ये हम जरूर जानते हैं कि हेलीकॉप्टर गया था, वहां से जो घायल लोग हैं उनको ले आने के लिए एम्बुलेंसों की लाइन लगी हुई है। तो ये 60, 70 और 100 तो नहीं हो सकते, इससे काफी बड़ी संख्या होगी जो घायल हुए होंगे और मारे गए होंगे। और ये जंग अगर आगे बढ़ेगी, ईरान पर पलटकर हमले होते रहेंगे, तो ईरान ये साबित कर चुका है कि ये बकवास जो कर रहे हैं कि उसका सारा मिसाइल सेंटर खत्म कर दिया, ये खत्म कर दिया, वो खत्म कर दिया, ये तो पूरी तरह से गलत है। आप देखिए, पहले एक जहाज F-35 गिराया उनका, कल F-16 गिराने की बात आई है कि इजराइल का एक F-16 गिराया गया है और लगातार जहाजें भी गिराई जा रही हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि ईरान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी कोई इतना कमजोर नहीं है। ये अपनी जहाजें लेकर जाएंगे तो 4 लेकर जाएंगे तो एक तो ईरान गिराएगा ही, और ये जंग जीतने की कंडीशन में तो अमेरिका और इजराइल कहीं दिखाई दे नहीं रहे। तो फिलहाल ये हालात है, आगे क्या होता है, कैसे होता है, देखना होगा। ट्रंप अपनी बात बदलता है या फिर ईरान के पावर प्लांट पर दोबारा हमला होता है। इन 48 घंटों में अरब मुल्कों के पेट में बहुत सारी हिलोरें उठने वाली हैं, बहुत सारे फोन पहुंचेंगे कि भैया ये बेवकूफी मत करो, बाकी लड़ाई कर लो, पावर प्लांट पे हमला मत करो, पावर प्लांट पे हमला मत करो, वरना पलट के हमारे पावर प्लांट्स पर होगा। और ये तो साबित हो ही चुका है कि तुम हमारे पावर प्लांट्स बचा नहीं सकते हो। तो अगले 2-4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पर्दे के पीछे भी बहुत सारी बातें चल रही हैं। खासतौर पर अगर आप देखें तो इजिप्ट, टर्की और कुछ कंट्रीज और हैं जो लगातार इस जंग को खत्म कराने की कोशिश कर रही हैं। देखते हैं मामला कहां पे सुलझता है, कहां तक जाता है। जैसे जैसे जो डेवलपमेंट होगा मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।